नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक, लगभग 10-12 टॉपिक तो कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वे सभी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वे सभी वीडियो आप लोगों को वहीं मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डायग्राम की मदद से बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, अर्थात जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत इसमें हम लोग मेन जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, ब्लड अर्थात रक्त के बारे में। इसमें हम लोग लाल रक्त कणिकाएं क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, तो यही जो है क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। नाम से स्पष्ट है, संचरण मतलब जो लाना और ले जाना। तो किसको लाना ले जाना? रक्त को जो है पूरे शरीर के जितने भी भाग रहते हैं उसके पास लाना और ले जाना, यही जो है संचरण है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र है। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त का पूरे शरीर में प्रवाहित करना, यही जो है रक्त परिसंचरण तंत्र है। सर्कुलेट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना, यही जो है परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र और क्या करता है। तो यह शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को पहुंचाता है, तथा जो बाहर निकालने वाली चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको जो है अब बाहर निकालने वाले अंगों तक पहुंचाना, ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है। ठीक है, पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन हार्मोन हो गया, उसको जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, तथा जो बाहर निकालने वाली चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उसको जो है बाहर निकाले हुए अंग जैसे कि किडनी हो गया, यकृत हो गया, यहाँ तक जो है लेकर जाना, यही जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य जो है कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र को? तो इसे जो है संवहनी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी जो है कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अन्य नाम क्या है? संवहनी तंत्र या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इंग्लिश नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इंग्लिश नेम ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भाग? तो रक्त होता है, ब्लड होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है, और रुधिर वाहिनियां अर्थात ब्लड वेजल होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है पूरे रक्त के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हृदय और उसके बाद हम लोग ब्लड वेजल के बारे में भी जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रक्त अर्थात ब्लड के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रक्त। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है? तरल रहता है और संयोजी ऊतक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि रक्त कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। ये भी कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। ठीक है, और जो क्या करता है? तो सभी आवश्यक पदार्थों जैसे कि पोषक तत्व, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तथा जो मेटाबॉलिक जो अपशिष्ट रहते हैं जैसे यूरिया को क्या करता है? किडनी हो गया, गुर्दे और यकृत तक ले जाता है, ताकि वो जो उसे जो है बाहर निकाला जा सके। तो ये जो है रक्त का मुख्य कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका मुख्य कार्य रहता है कि आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक लेकर जाना, और जो मेटाबॉलिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको जो है किडनी, लीवर तक लेकर जाना, ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि एक जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसमें जो है लौह तत्व अर्थात आयरन पाया जाता है, किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और इसमें जो है लौह तत्व जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7.3 से जो है 7.4 के बीच होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक रहता है वो जो है क्षारीय होता है। तो 7 से 14 के बीच में रहता है। तो जो 7 के आसपास रहता है, 7 से 10, इसको हम लोग बोला जाता है दुर्बल क्षारीय। और प्रबल क्षारीय जो कि 14 के आसपास रहते हैं, 10 से 14 के बीच में वो जो है प्रबल क्षारीय रहता है। तो ये जो है दुर्बल क्षारीय है। 7.3 से 7.4 के बीच होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, स्वस्थ
स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है, तो 5 से जो है 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए रक्त के जो है 2 घटक होते हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो है 2 होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला प्लाज्मा है और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं अर्थात ब्लड कार्पल्स होता है। तो प्लाज्मा जो है रक्त का 55% भाग होता है। ठीक है, और जो ब्लड कार्पल्स जो रक्त कणिकाएं हैं वो जो है 45% भाग होता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में जो है 90% जो है जल पाया जाता है और 10% जो है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो है पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, और जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं और जो रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, रक्त प्लेटलेट्स करके, यही जो है एग्जाम में आता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है रक्त का जो है 55% भाग होता है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त के कितने प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। इसका रंग जो है हल्का पीला रहता है और ये हल्का पीला रंग किसके कारण रहता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण जो है प्लाज्मा का हल्का जो है पीला रंग होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा है उसमें जैसे कि मैंने बताया था 90% जो है जल होता है और 10% क्या रहता है? 10% जो है कार्बनिक अकार्बनिक जो है पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन जो है एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है, एल्बुमिन एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण जो है यकृत में होता है। ठीक है, और जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है मदद करती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्बुमिन क्या है? तो एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत में होता है और ये जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन भी यकृत में बनने वाली जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन भी क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में जो है मदद करती है। तो ये बहुत ही आईएमपी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फाइब्रिनोजन का कार्य क्या रहता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो है मदद करती है फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो फाइब्रिनोजिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये जो है प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रमुख जो है प्रोटीन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब रक्त कणिकाएं। जैसे कि मैंने बताया था रक्त के 2 भाग होते हैं, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं अर्थात ब्लड कार्पल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं के बारे में। ठीक है, तो क्या है लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आरबीसी हो गया, लाल रक्त कणिकाएं हो गया, ये जो है क्या है? ये इसका आकार जो है गोलाकार होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आरबीसी में जो है क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये जो है लाल रंग का होता है और इसमें लवण तत्व भी पाया जाता है ना। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जो है मुख्य बातें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है? लाल रक्त कणिकाएं का जो आकार है वो गोलाकार रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट होता है। इसका लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जैसे कि मैंने बताया। इसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसमें जो है केंद्रक जो है अनुपस्थित रहता है ना, याद रखिएगा। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद बात करें तो ऊंट और लामा में जो है केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ऊंट और जो लामा है उसमें क्या रहता है? केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी सभी की आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अपवाद है, इसी कारण ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि किसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, किसके आरबीसी में? तो ऊंट और लामा के में। ठीक है, अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए वयस्क और भ्रूण अवस्था में अलग अलग जगह आरबीसी का निर्माण होता है। तो वयस्क में बात करें तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है आरबीसी का निर्माण, और जो भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब मृत्यु के बारे में बात करें तो आरबीसी की मृत्यु जो है प्लीहा में होता है, इसलिए जो प्लीहा को आरबीसी का जो है क्या कहा जाता है? तो कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आरबीसी की संख्या कितनी रहती है। तो आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा फैक्ट कि कितनी होती है संख्या? तो 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। ठीक है, कार्य क्या रहती है आरबीसी का? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, जैसे कि बताया आरबीसी जब हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। तो ये आरबीसी का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब
WBC के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार क्या होता है। तो इसका आकार अनियमित होता है, जैसे कि मैंने बताया कि RBC का आकार जो है गोलाकार रहता है, लेकिन जो WBC है उसका आकार निश्चित नहीं रहता, अनियमित रहता है। देख लीजिए यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ गोल है, यहाँ पर इधर निकला हुआ है, तो इसका आकार जो है नियमित नहीं रहता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है WBC का भी वैज्ञानिक नाम तो क्या है, ल्यूकोसाइट है। इसी से जो है WBC के कारण ही क्या होता है, कैंसर होता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वो भी बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो WBC का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है, ठीक है। 10 से 12 या फिर ये जो है कई बार एग्जाम में जो है थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो इसको आप लोग इसके आसपास भी अगर दिए रहेंगे, 10 के पहले दे दिया रहेगा, 7, 8 या 12 के बाद 15 तक, तो इसको आप लोग टिक मार दीजिएगा, ठीक है। WBC का कितना जीवन काल होता है इसमें, ठीक है। इसमें केंद्रक के बारे में बात करें तो WBC में जो है केंद्रक जो है उपस्थित रहता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं रहता और WBC में केंद्रक उपस्थित रहता है। इसका भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। इसकी संख्या कम रहती है, 8 से 10,000 रहती है WBC की संख्या। इसका कार्य क्या रहता है, तो इसका कार्य रहता है बाहरी और आंतरिक जो संक्रमण है उसे शरीर की रक्षा करना, ये जो है WBC का जो है मुख्य कार्य है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं WBC के जो है प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो WBC के प्रकार के बारे में बात करें तो WBC 2 प्रकार का होता है, कणिका युक्त और जो है अकणिका युक्त, ठीक है। याद रखिएगा इसको, कणिका युक्त होता है और जो है अकणिका युक्त, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश नाम याद रखिएगा, आप लोग इंग्लिश नाम को अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में दे दिया जाता है कणिका युक्त की जगह में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग कणिका युक्त के बारे में, तो ये 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और क्या होता है, इयोसिनोफिल्स होता है। तो ये जो है कणिका युक्त के प्रकार है। कणिका युक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है दाने दाने रहते हैं, दानेदार रहते हैं, इसलिए जो है कणिका युक्त होता है, ठीक है। और इसके 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और जो है इयोसिनोफिल्स रहता है। और अकणिका युक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। तो इसके बारे में हम लोग, इन सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल्स देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें तो क्या है, WBC का जो है न्यूट्रोफिल्स जो है कुल WBC का 60 से 70% भाग रहता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ही सबसे ज्यादा रहता है WBC में, कितना, 60 से 70% भाग रहता है। इसका कार्य क्या रहता है, तो बैक्टीरिया को नष्ट करना, इसलिए इसे जो है प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात पहली रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है। क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बेसोफिल्स क्या है। तो बेसोफिल्स क्या है, WBC का 0.5 से 1% भाग होता है। सबसे कम जो है बेसोफिल्स रहता है 0.5 से 1%। ये जो है एलर्जी से रक्षा करती है ना, याद रखिएगा बेसोफिल्स किससे रक्षा करती है, तो एलर्जी से। एलर्जी में जो है हिस्टामिन और हिपेरिन को छोड़ते हैं ये, ठीक है। याद रखिएगा एलर्जी में क्या करते हैं, हिस्टामिन और हिपेरिन छोड़ते हैं और एलर्जी से रक्षा करती है बेसोफिल्स, ठीक है। और सूजन भी बढ़ाता है बेसोफिल्स, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सूजन भी बढ़ाता है बेसोफिल्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इयोसिनोफिल्स क्या है। तो ये जो है WBC का 2.4% भाग होता है और ये जो है पैरासाइट संक्रमण अर्थात परजीवी संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। याद रखिएगा इयोसिनोफिल्स क्या करता है, तो परजीवी संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है और हिस्टामिन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये भी। अब बात करते हैं हम WBC के अगला प्रकार जो अकणिका युक्त होता है उसके प्रकार, तो मोनोसाइट रहता है। तो मोनोसाइट WBC का 3 से 8% होता है और सबसे बड़ी रहती है। याद रखिएगा WBC में सबसे बड़ी रहती है मोनोसाइट ही रहती है, ठीक है। WBC में सबसे बड़ी रहती है मोनोसाइट। ये क्या करती है, बैक्टीरिया, वायरस और मृत कोशिकाओं को खा जाती है, कौन, मोनोसाइट, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी होती है WBC में मोनोसाइट, ठीक है। अब बात करें लिम्फोसाइट की, तो WBC का 20 से 25% भाग जो है क्या रहता है, लिम्फोसाइट रहता है। तो यही जो है क्या रहता है, इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा का जो है मुख्य आधार रहता है लिम्फोसाइट ना, याद रखिएगा प्रतिरक्षा का मुख्य आधार कौन रहता है, तो लिम्फोसाइट रहता है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा 20 से 25% भाग रहता है लिम्फोसाइट, इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण रहता है लिम्फोसाइट, ठीक है। देख लीजिए हम लोग चित्र देख लेते हैं इनके सभी के, जो न्यूट्रोफिल्स हो गया सभी के बारे में, ये देख लीजिए, ये जो है इसका डायग्राम है, ठीक है। ये जो है मोनोसाइट है, ये जो है इयोसिनोफिल है, ये जो है बेसोफिल है, ये जो है लिम्फोसाइट है और ये जो है न्यूट्रोफिल है। तो देख लीजिए जैसे कि मैंने बताया था मोनोसाइट की संख्या, मोनोसाइट सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। ये जो है WBC में सबसे बड़ा रहता है मोनोसाइट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब
अभी तक हम लोगों ने जो है रक्त के जो दो भाग थे, प्लाज्मा और वो जो बोले जाए तो रक्त कणिकाएं, उसके बारे में हम लोगों ने दो को पढ़ लिया। अब अगला है क्या, प्लेटलेट्स अर्थात रक्त बिंबाणु। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को पढ़ चुके हैं और उसमें अगला क्या था, तो प्लेटलेट्स अर्थात रक्त बिंबाणु था। ठीक है, तो इसका आकार क्या रहता है, तो इसका आकार जो है सूक्ष्म रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा जा चुका है ना कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, देख लीजिए ये जो है प्लेटलेट्स का डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ही रहता है प्लेटलेट्स, तो डायग्राम नहीं दिया जाएगा, बस इनका जो फैक्ट है उसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। जीवन काल कितना रहता है प्लेटलेट्स का, तो 8 से 12 दिन रहता है और इसमें भी केंद्रक जो है अनुपस्थित रहता है। ठीक है, किसमें, प्लेटलेट्स में भी जो है क्या होता है, केंद्रक जो है अनुपस्थित रहता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का भी निर्माण जो है अस्थिमज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। इसकी संख्या जो है 1 से 5 लाख प्रति घन मीटर रहता है, जो कि डब्ल्यूबीसी से ज्यादा रहता है और बीसी से कम रहता है। ठीक है, 1 से 5 लाख प्रति घन मीटर। ठीक है, इसका कार्य क्या रहता है, तो रुधिर स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉथिंग रहता है, रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना व संक्रमण में जो है सहायक रहता है। कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और उसके बाद हम लोग ब्लड वेजल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में बायोलॉजी की और संविधान की लगातार सीरीज आती रहती हैं। इसके अलावा हम लोग शॉर्ट्स के रूप में बहुत सारे फैक्ट जो है अपने चैनल में डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि सभी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।